क्या किसी भी यूएस पॉलिटिशियन ने ओपनली आके ब्लेम किया है हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को? हमने आपको इतने सारे एग्जांपल्स बताए कि जहां रेजिम चेंज की कोशिश होती है, खुलेआम आके ये खुलेआम एकदम बोलते हैं हवा में तोते पर नीचे है खुदाई, 4 थप्पड़ देने की है बारी आई। क्या इंडिया में रेजिम चेंज होने वाला है? गोदी मीडिया और हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स तो ऐसे ही कुछ बात कर रहे हैं। आप इमेजिन करो, हमारे देश में गोदी मीडिया को इस चीज को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बाहर से लोग आके डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। आप अपने आप को इतना वीक बता रहे हो। There is a larger conspiracy against our country. Some time back I told you what was happening in Bangladesh, and I said at that point of time about the deep state. And today I would like to tell you once again that remember there is a deep state that is targeting our nation as well. चुनी हुई सरकार की वैधता पर लोग सवाल खड़े करेंगे। अविश्वास से, जैसा बीजेपी कह रही है, लोगों के मन में अविश्वास पैदा करके लोगों को सड़कों पर लाने की कोशिश है, जो शायद संभवतः बांग्लादेश में किया गया। हमारे देश में 1.4 बिलियन, ऑलमोस्ट 150 करोड़ लोग हैं। इतना वाइड डेमोग्राफिक है, इतना बड़ा देश है, हर टाइप के लोग हैं हमारे यहाँ पे, हर भाषा बोलने वाले लोग हैं यहाँ पे। और ये जो चीज है ना, रेजिम चेंज वगैरह, ये सब छोटे देशों में कराई जाती है। और कैसे कराई जाती है? आर्म्ड रेजिस्टेंस देखने को मिलता है अंदर ही अंदर, प्रॉक्सी वॉर चालू हो जाते हैं, बाहर से मिलिट्री इंटरफेरेंस इतना ज्यादा होता है कि अंदर एकदम ही डिस्टेबलाइज कर देते हैं। भारी मात्रा में सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं उस देश पर ताकि इकोनॉमी एकदम ही बैठ जाए। क्या हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ है? नहीं। प्रोटेस्ट भी कौन सी देखने को मिली है? या तो डॉग्स के लिए देखने को मिली है, या फिर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एसएससी एग्जाम्स में जो घपले हुए हैं उसको लेकर। फिर भी देखो इन लोगों की जुर्रत, कह रहे हैं हमारे यहाँ पे पूरी फोर्सेज अलाइन हो गई हैं रेजिम चेंज कराने के लिए। अब क्या करें, देश में इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन हो जाता है, खुद ही का दिमाग खराब होने लगता है, और ऊपर से 4 थप्पड़ सीरीज बनाने के लिए सब देखने पड़ते हैं ना। I have certain indications that make me believe that there is already a very strong unstated conflict going on between the American deep state and our nation. The latest proof today, FBI agents raided the Washington DC residence of former Trump National Security Advisor John Bolton. He was once National Security Advisor. John Bolton with Donald Trump in his first administration. And this is, by the way, the same John Bolton who said, it turns out that Russia has not faced any new sanctions. China has not faced any new sanctions. Notwithstanding the fact that they were the major purchasers of Russian oil and gas, India has been singled out. ये पर्टिकुलर एक रीजन काफी है क्या ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ रेजिम चेंज होने वाला है? और वैसे भी जिस इंसान की बात कर रहा है, जॉन बोल्टन, एक नंबर का प्रोडक्ट ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। इस इंसान का तो ट्रायल होना चाहिए। ये वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर मॉन्गर्स हैं इन दी एंटायर ग्लोब। इसने एक स्टेटमेंट क्या, ये हजारों स्टेटमेंट दे चुका है अगेंस्ट ट्रम्प। इतनी सारी, इनका रिफ्ट इतना लंबा है, तो इसके एक स्टेटमेंट पर क्या आपने इंडिया को सिंगल आउट कर दिया? क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि ये रेजिम चेंज ऑपरेशन करा रहे हैं इंडिया में? और भाई रिपब्लिक टीवी का क्या बोलो, इस टाइप की तो कंस्पिरेसी थ्योरीज वो लेके आते हैं, मतलब हंस हंस के बेहाल हो जाओगे आप। जस्ट वॉच दिस नाउ। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा, हिल तो रहा है भाई हाथ, वो वाला हाथ भी हिल रहा है। कोई एकदम ऐसे करके थोड़ी चल पाएगा। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन ऐसे नहीं हंसते, इतने सहज नहीं होते। पुतिन बड़े गंभीर आदमी है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे हंस रहे थे, अलग अलग रिएक्शन दे रहे थे। देखिए जरा। मैं भी मुंह बना सकता हूं यार, कभी कभार मेरा भी मन कर जाता है। और ये तो थी ही स्पेशल ओकेजन। कब लास्ट टाइम एक अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट मिले, मैं भी मुंह बना सकता हूं। मैं भी बना सकता हूं मुंह, भाई कोई भी बना सकता है। इससे क्या वो पूरा नकली साबित हो गया? और अब मैं क्या बोलूं, इतनी बेवकूफी सी बात है ना ये। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, और वो खुद नहीं जाएगा, किसी और को भेजेगा इतना इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने के लिए, उसको बताने के लिए कि भाई रशिया का अपर हैंड है, हम ये सब टेरिटरीज कंसीड नहीं करेंगे, तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। अब वो अपना बॉडी डबल भेजेगा इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। तभी तो यार ये गोदी मीडिया, मतलब मुझे तो अभी भी शौक होता है देख के। कमेंट्स देख लेना वो अर्नब वाले वीडियो के, लोगों को एक्चुअली लग रहा है कि कोई कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है। क्या यार, क्या बकवास है ये दोनों तस्वीर आप देखिए। यहां पर पढ़ रहे हैं डिंपल, लेकिन यहां पर आप तस्वीर देखेंगे तो ये अलग हो जाएगी। यानी मिलने के लिए ये पुतिन पहुंचे, और दूसरी तरफ जो आपको दिख रहे हैं जिस पर एरो नहीं है, वो पुतिन असली पुतिन है। अब ये कहा जा रहा है यार, मेरे को तो नहीं समझ में आती
इन लोग की, अपने देश में कितने सारे इश्यूज हैं। कभी कोई स्टैम्पीड हो जाता है, कभी किसी का मर्डर हो जाता है, ठीक है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस गायब हो जाते हैं, उसको कोई कवर नहीं करेंगे ये लोग। इनको अपनी कंस्पिरेसी थ्योरी बतानी है और ये बता रहे हैं, दुनिया भर में दावा किया जा रहा है। किसने बोला भाई, ये भी बताओ। डिप्रेशन हो जाता है यार देख के कि हमारी इंडियन मीडिया में ये सब चल रहा है। नो वंडर लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। और अभी ये आगे देखो, ये इंसान, इसकी जरा फोटो दिखाओ, ये जयपुर डायलॉग्स की, ये बंदे का नाम दीक्षित जी, मतलब गौरव आर्या के टक्कर की बकवास करता है ये आदमी विदाउट एनी प्रूफ। देखो, एक तो पहले से ही रहा था, जिस तरह से बांग्लादेश में इन लोगों ने बदमाशी की, बांग्लादेश में भी बदमाशी की, पूरी नहीं कर पाए। पूरी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि भारत को पता चल गया तो हसीना को भारत ने निकाल लिया। और इस समय भारत में बैठी हुई हसीना वाजेद जो है वो भारत का ट्रम्प कार्ड है। ट्रम्प कार्ड की बात करो तो वहाँ बांग्लादेश में बैन ही हो चुकी है अवामी पार्टी, जो शेख हसीना की पार्टी थी, उनके सारे पॉलिटिशियंस को भी बैन कर दिया है। लोगों के दिमाग में इतनी खुंदक मची हुई है उस लेडी को लेके, तो काय का ट्रम्प कार्ड बैन हो चुकी है, वो कभी नहीं जा पाएगी वहां पे उधर वापस, मुझे तो नहीं लगता। वैसे आगे बांग्लादेश का और डिस्कशन होगा इन ग्रेटर डिटेल। पूरी तरह से पुतिन और चाइना के साथ में मिलकर ऐसी रणनीति बनाई कि पुतिन जो पहले मान नहीं रहे थे, पुतिन को समझाया कि भाई ऐसा है कि ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको उल्लू बनाया जा सकता है, आप तो जाओ, आप तो इससे बात करो और आप इसको चने के झाड़ पे चढ़ाओ, और आप थोड़ा सा चने के झाड़ पे इसको चढ़ा दोगे तो ये चढ़ जाएगा। क्योंकि आखिरकार इसकी जिंदगी का अब एक ही मकसद रह गया है कि इसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। क्या बकवास कर रहा है ये आदमी, मतलब ऐसे बोल रहा है, क्या एनालिसिस दे रहा है कि इसको सब पता है, इसको सब पता है कि अंदर की बातचीत क्या हो रही है। मतलब मैं तो उन लोगों के लिए बुरा फील करता हूं यार जो बेवकूफ इस इंसान को मानते हैं। कोई एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं, 12 मिनट का वीडियो, ऑलमोस्ट 13 मिनट का वीडियो, एक न्यूज आर्टिकल नहीं दिखाया, बस बकवास करे जा रहे हैं, बकवास एकदम के उसने इससे बात कर ली, उसने इससे बात कर ली, एकदम ही नो फैक्ट व्हाटसोएवर। और भी सैड बात यह है कि अपेरेंटली ये आदमी एक्स IAS ऑफिसर है। ये ट्रंप जो है उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। ट्रंप ने पुतिन के सामने एक तरह से सरेंडर कर दिया। पुतिन के सामने ट्रंप जो था वो पूरी तरह से परास्त हो गया, क्योंकि पुतिन जो है वो एक बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही एक समझदार, एक न केवल राजनीतिज्ञ, रणनीतिज्ञ भी है। तो उसने देख लिया और मोदी जी ने उसको पूरी टिप्स दे दी कि देखो ये पहले नहीं जा रहे थे, पुतिन वॉज नॉट वेरी विलिंग, लेकिन मोदी से बात होने के बाद में पुतिन तैयार हुए और उनको टिप्स दे दी कि भाई इसका क्या है, ये एक ईगोइस्ट आदमी है, इसको जाओ आप और इसके यहाँ ही जाओ, अमेरिका जाओ, अमेरिका जाओगे तो आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो लेजिटिमाइज हो जाएगा। पुतिन को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। 2012 से वो रशियन प्रेसिडेंट है, कितने सारे वो US प्रेसिडेंट्स को आते जाते देख चुका है, उसको एडवाइस की जरूरत है किसी की भी। और मेरा तो सिंपल ये कहना है, अगर हम लोग को इतनी डिप्लोमेसी आती है तो ये टैरिफ्स जो लग गए हैं 50% के, इसी को कम करवा लो यार। है ये ना पुअर मैन्स वर्जन ऑफ गौरव आर्या है, गौरव आर्या की सस्ती कॉपी है ये आदमी। QR कोड लगा रहा है। अरे भाई तुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें पता है कि मोदी जी ने पुतिन को ये बताया, पुतिन और ट्रंप के बीच में ये बातचीत हुई, तू तो इतना बड़ा आदमी है और तुझे अपने चेहरे के बाजू में QR कोड लगाना पड़ रहा है कि भाई डोनेशन दे दो। तो टोटल क्लिकबेट है ये आदमी। इसने देखना वीडियो का टाइटल और थंबनेल क्या डाला हुआ है, उसके बारे में तो कुछ कंक्लूजन ही नहीं दिया, कुछ एनालिसिस ही नहीं दी, बस आके लोगों के दिमाग में गोबर भरने की कोशिश कर रहा है ये आदमी। 4 थप्पड़ दो यार इसे, 4 थप्पड़ मुंह पे। क्या बन रही है 2024 में शेख हसीना, मतलब सोचिए फरवरी में चुनाव हो चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, अब प्रोटेस्ट होने लगते हैं देश में। कहा गया स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, क्यों है? कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो फर्जी है भाई, मतलब फर्जी इन द सेंस कि शेख हसीना की सरकार को बनवाया गया है, करप्शन का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया कि अरे ये तो एक्चुअली ऑटोक्रेसी चला रही हैं, डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रही हैं, तो ये इन पर आरोप लगे। तो आरोप में फिर एक वर्ड को फोकस में लाना चाहूंगा, वोटर फ्रॉड। सबसे पहले तो फ्रॉड नहीं फ्रॉड होता है। तुम अपने मुंह से या तो तुमने इतना जो पान चबाया हुआ है या तो वो थूक दो, या फिर इतने जो पैसे ठूसे हुए हैं वो जरा बाहर निकाल लो, तो फ्रॉड नहीं फ्रॉड होता है। कुछ चीजें जो आपको जान लेनी चाहिए बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुई थी उसके बारे में। ऑलमोस्ट 1500 लोग मारे गए थे इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में। इसके अलावा जो बांग्लादेश के एक्स इलेक्शन कमीशन के जो चीफ थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने मैनिपुलेट किए थे पोल्स जब वो टेन्योर में थे, ठीक है। एंड उन्होंने कौन से इलेक्शन कराए, 2014, 2018, 2024। ये तो हिंदू ही रिपोर्ट कर रहा है कि भाई कोई सरप्राइजेस ही नहीं थे बांग्लादेश के इलेक्शन में, क्योंकि वहां पे जो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी वो तो बॉयकॉट ही कर चुकी थी इलेक्शंस। आउट ऑफ 300 सीट्स
शेख हसीना की पार्टी को मिले थे 222 सीट्स। ऐसा भी कहा जाता है कि उसमें जो भी पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उसके अलावा जो जीते थे वो बेसिकली शेख हसीना ने ही पुट फॉरवर्ड किए थे कि इलेक्शंस एकदम ही टोटली शैम ना लगे। अब बताओ हमारे यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बॉयकॉट ही कर दे इलेक्शन, तो क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? इसके अलावा बांग्लादेश में जो एक्स चीफ जस्टिस थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, एंड जो भी चीफ जस्टिस थे जब शेख हसीना वहां से भाग गई एक्चुअली, तब जो चीफ जस्टिस थे उसको भी रिजाइन करना पड़ा। तो ये जो पूरा एस्टैब्लिशमेंट है ये पूरा ओवरहॉल हुआ था, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी ही नहीं। ये जो इलेक्शन कमिश्नर थे इसको तो पीटा भी था लोगों ने, एक एक्चुअली मॉब चली गई थी इनके घर के बाहर ही इसको पीटा था। ये सब फैक्ट्स तो आप बताओगे नहीं क्योंकि ये सब आपके नैरेटिव के खिलाफ जाता है ना। अब शेख हसीना का कहना है कि यूएसए कुछ डिमांड रख रहा था शेख हसीना के सामने और हसीना ने कर दिया रिजेक्ट। यूएसए हो गया नाराज, यूएसए ने कहा फिर तो भाई आप आगे चल नहीं पाएंगी। शेख हसीना ने यह भी कहा कि अ व्हाइट मैन एक्चुअली गेव हर एन ऑफर, ये उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफर दिया गया कि अगर वो इनकी इस डिमांड को मान ले, जो यूएसए की डिमांड थी, सेंट मार्टिन आइलैंड पर वो चाह रहे थे कि मिलिट्री बेस बना ले, तो विदाउट एनी इशू री इलेक्शन हो जाएगा, मतलब री इलेक्ट हो जाएंगे। एक तो आप ये बताओ कि री इलेक्शन हो जाएगा या री इलेक्ट हो जाएंगी, मतलब यूएसए कैसे बता सकता है कि आप री इलेक्ट हो जाएंगी? क्या उनके कहने पे चल रहा है क्या इलेक्शन कमीशन? या वो शेख हसीना को कह रहे थे कि भाई हमको ये दे दो और फिर री इलेक्शन करा लेना और खुद ही सेटिंग करके जीत जाना? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो वही क्लियर नहीं हो रहा। और अगर यूएसए ने ही कराया रेजिम चेंज बांग्लादेश में, तो आज के डेट में बांग्लादेश इतना प्रो चाइना क्यों है? इनफैक्ट बांग्लादेश में तो अनरिटन सॉर्ट ऑफ रूल ही था कि जो भी न्यूली इलेक्टेड लीडर होगा वो सबसे पहले इंडिया जाएगा। तो यहाँ पे जब इंटरिम गवर्नमेंट को हेड करने आए मोहम्मद यूनुस, तो वो इंडिया क्यों नहीं आए, चाइना क्यों चले गए? मतलब इसके बारे में इंटरनेशनली इतनी ज्यादा चर्चा है, नहीं तो वो यूएस जाते ना सीधा सबसे पहले कि भाई आपने रेजिम चेंज कराया एंड उसके वजह से मैं यहाँ पे हूँ, तो सीधे वहां पे जाते जैसे ज़ेलेंस्की गया होगा, या जैसे ज़ेलेंस्की ट्रंप को एकदम अपना माई बाप मानता है। और ये जो आप सेंट मार्टिन आइलैंड की बात कर रहे हो, यूएस वहां पे अगर बेस चाहता है तो अब तो चेंज हो गई ना वहां पे सरकार, मतलब रेजिम चेंज हो गया, तो क्या वहां पे उन्होंने अपना मिलिट्री बेस बना लिया? जरा रिसर्च करके आप ही हमको बता देना, क्योंकि हमको ऐसा तो कुछ मिला नहीं। साथ ही साथ हमारे जो सीडीएस हैं अनिल चौहान जी, उन्होंने खुद ही बताया कि भाई हमारे लिए सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हैं, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश इकट्ठे हो गए। तो अब क्या चाइना ने कराया रिजीम चेंज? अब आप ऐसा बोलोगे? क्या बोलो यार इन लोग का। एंड भाई वेट करना, इट गेट्स वेरी वेरी बैड यार, इतना ज्यादा डाउनहिल, एकदम खाई में चला जाएगा ये। सबसे पहले तो इसको 4 थप्पड़ दो यार, ताकि इसका गुटका निकले मुंह से। 4 थप्पड़ मुंह पे। यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं उसमें यूएसए की स्क्रिप्ट आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही? क्या यूएसए ने किसी देश की सरकार को हटाने के लिए हमेशा केवल मिलिट्री का इस्तेमाल किया है क्या? नहीं, जहां पर मिलिट्री की जरूरत पड़ती है मिलिट्री का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल इराक देखो, और जहां पर मिलिट्री की जरूरत नहीं है वैसे ही उनके प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करके हटा दिया जाए। जैसे से लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी की सरकार को हटाया कि लोकतंत्र वहां पर लाएंगे। देखो कौन सा लोकतंत्र वहां पर आया है, कैओस में है लीबिया। सीरिया देखो, आपका ये देखो, इराक देखो, तो हालात गड़बड़ है यार। पहले तो तुम यार थूक दो ये, ठीक है ना, फिर थोड़ा बात कर पाएंगे। तुम बात कर रहे हो लिबिया की, ठीक है ना, लिबिया में नेटो खुद ही बता रहे उन्होंने जाके इंटरवीन किया था। क्या बात कर रहे हो तुम? एंड एक और चीज बता दे लिबिया के बारे में, एंड एक कंसिस्टेंट रहता है जहां भी ये लोग रेजिम चेंज चाहते हैं ना, ये लोग खुद आके उनके खिलाफ, वहां के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हैं। ये सुन लो ओबामा ने क्या बोला था लिबिया के बारे में। Once again, Gaddafi chose to ignore the will of his people and the international community. Instead, he launched a military campaign against his own people. And there should be no doubt about his intentions, because he himself has made them clear. For decades, he's demonstrated a willingness to use brute force through his sponsorship of terrorism against the American people, as well as others, and through the killings that he has carried out within his own borders. And just yesterday, speaking of the city of Benghazi, a city of roughly 700,000 people, he threatened, and I quote, "We will have no mercy and no pity." No mercy on his own citizens. सीरिया की बात करें तो वहां पे पूरा जो प्रॉक्सी वॉर है वो यूएस ने ही फंड किया था। एंड एक कब से, कितने टाइम पहले डिसाइड कर चुके थे कि भाई हम वहां पे इंटरवीन करेंगे, हटाएंगे असाद को, क्योंकि इजराइल की फॉरेन पॉलिसी ऐसे कहती है तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी ऐसे कहती है। एंड ये देख लो, ओबामा ने एक सीक्रेट ऑर्डर साइन किया था कि वहां पे जो रेबेल्स हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे। और आप कह रहे हो मिलिट्री का यूज नहीं किया। अरे अगर आपको कुछ भी जियोपॉलिटिक्स की खबर हो, वॉर्स की खबर हो, तो आज के डेट में ज्यादातर प्रॉक्सी वॉर्स ही होते हैं।
एक्चुअल वॉर्स तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोनों मतलब बड़े बड़े देश आपस में नहीं भिड़ते हैं, प्रॉक्सी वॉर्स करवाते हैं। नहीं तो ऑफ कोर्स देखा ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, न्यूक्लियर तक एकदम पहुंच जाता है मामला। यूक्रेन की बात करें, वो भी एक प्रॉक्सी वॉर है, वो तो आपने भी बोला। तो यूक्रेन में भी वहां पे जितने भी नाज़ीज हैं, इनफैक्ट हमने तो इसके ऊपर पूरा एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उनको आर्म किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। यूक्रेन की पूरी आर्मी को आर्म किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। क्या बात कर रहे हो। एंड अमेरिका ने खुला आके बोला था कि भाई ये इलेक्शंस शैम है, ये इलेक्शंस ढंग से हुए नहीं है। तो अगर इनको कहीं भी रेजिम चेंज कराना होता है ना, ये खुले आम बोलते हैं कि भाई यहाँ का लीडर ऐसा 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 है, इतना खराब है, इलेक्शन ठीक से नहीं हुए, या अपने लोगों के ऊपर टीयर गैस छोड़ दी, ये कर दिया, अपने लोगों के ऊपर केमिकल वेपन्स यूज कर दिए। ये सेट फॉर्मूला है। इंडिया में कहां देखने को मिल रहा है ये सब? कोई किसी ने आके बोला है क्या ऐसा कुछ? एंड सबसे लेटेस्ट वॉर की बात करें तो इजराइल ईरान, नेतन्याहू ने खुद ही आके बोला, ट्रंप ने भी खुद आके बोला कि ये एक रेजिम चेंज ऑपरेशन था जो ईरान के अगेंस्ट हुआ। कहीं भी रेजिम चेंज करना होता है तो खुल के आके बताते हैं। वेनेजुएला एकदम लेटेस्ट एग्जांपल है, वहां पे इन्होंने अपनी वॉरशिप्स भेज दी हैं। एंड कब से ट्रंप कह रहा है कि भाई हमें तो ऑयल चाहिए, तो इसलिए मदुरो जो है वहां पे ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है ही नहीं। उसके अलावा अपना पपेट किसको बिठाना चाहते हैं वो भी बता देते हैं, ये इंसान है भाई, हम इसको बिठाएंगे। अब आगे देखो इनका क्या कहना है। अब इंडिया के केस में ये जो कि काफी ज्यादा चर्चा में था ये इशू कि यार इंडिया में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोटर फ्रॉड जो है ये वही स्क्रिप्ट है और बस नई मूवी है जो इंडिया में बन रही है। यानी कि जो अपोजिशन कह रही है कि वोट चोरी हो रही है, क्या वो वाकई है या नहीं है, उन पर भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जैसे माधेपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटका में उन्होंने जांच में पाया है, प्रिलिमिनरी अभी इंक्वायरी हुई है, फाइनल इंक्वायरी आएगी तो उसकी रिपोर्ट को भी मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी उनका कहना है कि कई सारे जो आरोप लगे हैं तो वो सही नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा है कि जो भी उन्होंने डेटा बताया है, शो किया है अपने कॉन्फ्रेंस में, तो वो एक्चुअली उस डेटा को दें इलेक्शन कमीशन को विद इन 10 डेज। आप अंडर ओथ दो ये डेटा कि ये डेटा आपके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, फिर हम इसकी जांच करेंगे। इतनी सारी ये बकवास कर गया, चलो एक एक करके डीबंक करते हैं। सबसे पहले तो ये जो डेटा की बात कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन का ही डेटा है। शुडंट इट बी इनफ? मतलब एक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर ऐसे टाइप के एलिगेशन कर दिए, इट शुड बी इनफ कि भाई आप जाके पूरी तरीके से जांच करें। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन कमीशन ने, और भी ज्यादा सवाल पैदा हो गए। जवाब तो कुछ खास दिए नहीं, कुछ ये जवाब दिया ही नहीं कि भाई फादर का नाम कैसे हो सकता है, इतने सारे लोगों के नाम ... कैसे हो सकते हैं, क्यों इतने लाखों लोगों के जो एड्रेस हैं वो 00000 ऐसे करके हैं। एंड हाउस नंबर 0 एक्चुअली हो भी सकता है। ये इंडियन एक्सप्रेस का ही हमें आर्टिकल बता रहा है कि कितने सारे ऐसे वोटर्स हैं दिल्ली में जिनका एक्चुअली हाउस नंबर 0 है। दिस डज नॉट ऑलवेज मीन कि ये फ्रॉडुलेंट वोटर्स हैं। एंड जो एफिडेविट की आप बात कर रहे हो, तो अखिलेश यादव तो ऑलरेडी दे चुके हैं ना एफिडेविट। इतने सारे एफिडेविट दिए हैं, उसका कुछ क्यों नहीं किया? साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअली थर्ड अंपायर बनना पड़ रहा है। पहले जब कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज के हमको दो आप कि किस किस के नाम आपने डिलीट किए, तो इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि भाई आप दो, तो फिर ठीक है अब दे रहे हैं नाम कि भाई किस किस के नाम डिलीट हुए। इस तरीके से एकदम ओपेक तरीके से तो काम हो नहीं पाएगा ना। आपको तो ट्रांसपेरेंसी बनाई रखनी पड़ेगी। कोई थोड़ी कह रहा है, हम नहीं कह रहे कि हम नहीं कह रहे कि वोटर फ्रॉड हुआ है, पर एटलीस्ट आप पूरी इंफॉर्मेशन तो दो। और ये सब बातें आप आईएएस एस्पिरेंट्स को नहीं बताओगे, क्यों? क्योंकि आपको नैरेटिव पुश करना है। आपको आईएएस की पढ़ाई वढ़ाई नहीं करानी, लोगों को इन्फॉर्म्ड नहीं रखना, लोगों को जागरूक नहीं रखना, अपना नैरेटिव पुश करना है। क्या आप उसके लिए ये सब करते हो? दो यार इस आदमी को तो 4 थप्पड़ मुंह पे। फिर डिमांड ये थी कि सीसीटीवी लगाओ, तो अभी इस पर बात हो रही है। लेकिन बात यह है कि जब आप गवर्नमेंट में काम करेंगे ना, और आप देखेंगे कि यार अल्टीमेटली किसी चीज को एडमिनिस्ट्रेटिवली अप्लाई करने की कॉस्ट क्या है, प्लस उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, तो उसका एनालिसिस हुए बिना फिर फाइनली फैसला नहीं लिया जाता। अरे यार ये आदमी क्या बात कर रहा है? सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने यह जवाब दिया था। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? जब इलेक्शन कमीशन खुद वोटर्स की फोटोज रिलीज करता है प्रचार करने के लिए कि देखिए कितने अच्छे इलेक्शंस हुए, उसमें औरतें भी शामिल रहती हैं, तो क्या प्रॉब्लम है देने में? कोई चेंजिंग रूम की तो नहीं मांग रहा ना कोई सीसीटीवी फुटेज। अब मुद्दे की बात आती है कि यूएसए रिजीम चेंज क्यों कराना चाहेगा इंडिया में। सुनिए इनके रीजनिंग्स। पहले तो यूएसए की जो डीप स्टेट है
यानी कि CIA भी है, प्लस उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है DOD, उसकी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, प्लस जो उनका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनके भी हित इसमें लगे हुए हैं। एग्जाम्पल, अगर इंडिया आत्मनिर्भरता पर फोकस करेगा, इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट पर फोकस करेगा, तो मुझे बताइए किसका मार्केट जाएगा? अरे भाई साहब, यूएसए का मार्केट जाएगा। यूएसए तो चाहेगा ना ज्यादा से ज्यादा आप हम पर डिपेंडेंट रहिए, हमारी कंपनीज के प्रोडक्ट को खरीद रही है। तो ऐसे में जो सरकार डिफेंस इंडिजनाइजेशन पर फोकस करेगी, कई सारे कंपोनेंट के जिसमें 5000 के आसपास आइटम्स इस समय पर आ रहे हैं, उसके इंपोर्ट पर बैन लगाएगी और कहेगी कि भाई ये हमें डोमेस्टिकली बनाने हैं, और वो बने भी। तो जो सरकार इस पर काम करेगी, भाई यूएसए को दिक्कत तो होगी। क्या बोलो यार, इतना मतलब मिस इन्फॉर्म करते हैं लोग। इंडिया कौन से डिफेंस इक्विपमेंट खुद बना लेता है? हमने तो इस बात के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, थोड़ा सा स्नैपशॉट आपको बता देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितनी भी अपने एयरक्राफ्ट यूज किए, मिसाइल यूज करी, ब्रह्मोस छोड़ के, जो भी एक्चुअली रशिया इंडिया का जॉइंट वेंचर है, इसको छोड़ के ऑलमोस्ट सारी चीजें बाहर से ही थी। हम तो अपना एक जेट इंजन तक नहीं बना पाए अभी तक। हम ड्रोन्स के मामले में भी इतने ज्यादा रिलायंट हैं, बाहर से ही आती हैं सारी चीजें। जो नॉर्मल कमर्शियल ड्रोन्स होते हैं ना, उसमें भी ज्यादातर पार्ट्स चाइना से ही आते हैं। देखो, हम तो नहीं जानते IAS की तैयारी कैसे होती है, पर अगर आपको एक्चुअली में इन्फॉर्म्ड रहना है अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, तो आप ना K-Rated फॉलो कर लो। ये तो आधी चीजें आपको बता ही नहीं रहे। एंड हमारा न्यूज़लेटर भी ज्वाइन कर लेना, इनसे तो ज्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इंडिया ने बहुत कोशिश की, एज दे शुड हैव, एंड अभी भी चल रही है ये कोशिश कि भाई जो हमारे टैरिफ्स हैं उसको कम कर दें, किसी तरह से डील मिल जाए। तो हमारा जो 47 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, उसमें हमने बोला था कि हम काफ़ी कुछ ये डेफिसिट कम कर देंगे, आपसे एनर्जी ले लेंगे, मतलब ऑयल गैस ये सब ले लेंगे अमेरिका से, आपसे डिफेंस इक्विपमेंट ले लेंगे। साथ ही साथ मेन जो प्रॉब्लम सरकार को है, जो होनी भी चाहिए, वो ये है कि भाई जो हमारे डेयरी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर हैं, उसको हम ओपन अप नहीं कर सकते। वैसे हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे यूएसए फुल्ली कोशिश कर रहा है हमको ब्लैकमेल करने की, हमारी सरकार को ब्लैकमेल करने की। हमारी जो इंपोर्ट ड्यूटी थी कॉटन के ऊपर, वो हमने पूरी खत्म कर दी। एग्रीकल्चर हम इसलिए नहीं खोल सकते क्योंकि वो एक्चुअली पॉलिटिकल सुसाइड ही हो जाएगा, किसी के लिए भी, एक पूरे देश के लिए ही सुसाइड हो जाएगा हमारे, क्योंकि 40% ऑफ आवर वर्कफोर्स तो एग्रीकल्चर में ही वर्क करती है। प्रॉब्लम ये है, एंड ये चाहे कोई भी हो पावर में, जो इंडिया की पर्टिकुलर स्थिति है कि हमारे पास एक्चुअली लेवरेज ही नहीं होते ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट, ये किसी को भी आएगी। हम चाइना तो है नहीं कि रेयर अर्थ्स के ऊपर किसी को ब्लैकमेल कर सके कि तुम ये नहीं करोगे तो रेयर अर्थ तुमको नहीं देंगे। F-35 नहीं बन पाएंगे अगर वहां पे उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स जो सप्लाई करते हैं, जो मेटल्स मैग्नेट्स सप्लाई करती है चाइना यूनाइटेड स्टेट्स को, नहीं हो पाएगा। तो ये चाहे जो भी सरकार हो, ये प्रॉब्लम आएगी ही। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई इजराइल का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट कौन है डिफेंस इक्विपमेंट के लिए? कौन सा है? इंडिया है भाई। हम कितना सारा अपना डिफेंस इक्विपमेंट इजराइल से लेते हैं। इजराइल अमेरिका की ऑलमोस्ट 51st स्टेट है, आप ऐसे कह सकते हो। ये जो बात कर रहे हैं इसका कोई सर पैर ही नहीं है। आगे सुनते हैं भाई। अगर आपकी समझिए 10,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, मान लीजिए, एक रफ आइडिया, तो अगर 4-5 हजार करोड़, ऐसे ही बता रहा हूं आपको, कुछ करोड़ अगर ऐसे खर्च भी कर दिए गए ऐसे कैंपेन्स में, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज को दिए जाएं, चाहे एनजीओज के दिए जाएं, चाहे आपके कुछ ऐसी मीडिया पर्सन्स को दिए जाएं, तो क्या वो घाटे का सौदा होगा? नहीं भाई, वो इनके लिए इन्वेस्टमेंट होता है। भाई साहब, सबसे पहले तो आप ये मीडिया पर्सन की बात कर रहे हो। सबसे ज्यादा बिकाऊ हमारे यहाँ पे तो गोदी मीडिया ही है। तो गोदी मीडिया को चलाना चाहिए ना ये सब एंटी सरकार प्रोपेगेंडा जो आप बता रहे हो। बिकाऊ तो हो सकता है आप भी हो, आपको कोई पैसे आए क्या? हमें तो कोई पैसे नहीं आए, हम तो भाई बता सकते। और जहां तक गोदी मीडिया की बात की जाए, मैंने आपका चैनल उतना ज्यादा देखा नहीं है तो मैं उस चीज पे कमेंट नहीं करूंगा, पर देश के अंदर डिवीजन पैदा करना, केओस पैदा करना, ये सबसे अच्छा काम तो इसका गोदी मीडिया ही करती है। किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ पे। गोदी मीडिया इज देयर भाई। इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान जिहाद ये सब वो करते रहते हैं, तो अगर किसी को हमारे देश के अंदर डिवीजन पैदा करना हो तो भाई गोदी मीडिया से बेटर जॉब कोई कर ही नहीं सकता है। दे ऑलरेडी डू इनफ। आप तो ये बताओ, आपको कोई पैसे आए क्या कहीं से? कुछ भी। ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं तो, ऐसे ही, क्योंकि आपने कुछ प्रूफ तो दिया नहीं कि अपोजिशन पार्टी को मिल रहे हैं, एनजीओ को मिल रहे हैं। इतना बड़ा आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है, कुछ तो प्रूफ रख दो यार। एंड मैंने ये भी नोटिस किया है कि आप कोई न्यूज आर्टिकल वगैरह तो दिखाते ही नहीं हो, उसमें विश्वास ही नहीं करते, अपना बस स्लाइड शो लगा लेते हो। पता नहीं आप में, गौरव आर्या, इन सब लोगों में ना ये चीज बड़ी कॉमन है कि न्यूज आर्टिकल वगैरह कुछ नहीं दिखाएंगे, शायद एक्सपोज हो जाए उस चीज से। अपना स्लाइड शो बना लो और चलाते रहो, जो फेंकना है फेंको और बन जाओ फिर तो कुछ भी। फिर तो आप एनालिस्ट बन गए, एक्सपर्ट बन गए किसी भी चीज के, अपने बस स्लाइड शो लगा के दिखा दिया जो दिखाना है। अब कार्निंग एंडोमेंट का डेडिकेटेड विंग है ऑन इंडिया यूएस रिलेशन, दैट्स अ गुड थिंग, बट वो सेलेक्टिवली अगर उस पर्सपेक्टिव को पुश करेगा दुनिया भर में, जो पर्सपेक्टिव यूएसए के इंटरेस्ट का है, और एंटी इंडिया करेगा कि नहीं भाई इंडिया इज अ
इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। वीडेम इंस्टीट्यूट ने यही कहा ना, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है जी, चुनाव तो होते हैं लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है जी। क्या है ये? इसका मतलब है कि आप जानबूझकर इंडिया को पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि इंडिया में ऑटोक्रेसी है, राइट? जैसे यूएस के एनजीओ और उनके लिंक, फॉर एग्जांपल जॉर्ज सोरोस से, आपने इससे पहले सुना ही होगा। सोरोस यार, सोरोस के बिना तो इन लोगों का ना हजम ही नहीं होता। कई बार पाकिस्तान पे डाल देते हैं चीजें, नहीं तो सोरोस को ले आएंगे। मतलब कितने टाइम से चल रहा है सोरोस वाला नाटक, मतलब क्रेजी। वो खुद भी परेशान हो जाता हो, खुद भी सोचता होगा यार मुझे इतना ज्यादा क्रेडिट दे देते हैं ये। और हमारे यहाँ पे ऐसे टाइप के भी बयान आ रहे हैं कि $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन क्या होता है यार? $1 ट्रिलियन एलोकेट किए हैं सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इंडिया का टोटल बजट पता है कितना है? ऑलमोस्ट $570 बिलियन है। उससे ऑलमोस्ट डबल एलोकेट किया हुआ है किसी ने इंडिया में, मतलब डिस्टेबलाइज करने के लिए सरकार को। अनबिलीवेबल यार। जो भी मतलब हाउ डू यू कम अप विद सच नंबर्स? थोड़ा कुछ तो दिमाग लगा लो, कुछ तो थोड़ा मतलब ऐसा डाइजेस्टेबल कर दो यार। ऐसे तो मत दो, इतना तो मत ठूसो कि पेट ही खराब हो जाए यार। क्या किसी भी यूएस पॉलिटिशियन ने, या जो आप थिंक टैंक भी बता रहे हो, मैंने देखा, मुझे मिला नहीं, तो अगर आपके पास है तो भेज दीजिएगा प्लीज आर्टिकल। क्या किसी भी यूएस पॉलिटिशियन ने ओपनली आके ब्लेम किया है हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को, या बोला है कि जो करंट गवर्नमेंट है, जो करंट इलेक्टेड लीडर्स हैं, मोदी जी हैं, उनको पावर में नहीं रहना चाहिए? क्या किसी ने भी ऐसा बोला है? हमने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स बताए कि जहां रिजीम चेंज की कोशिश होती है, खुलेआम आके ये खुलेआम एकदम बोलते हैं एक टुक के ये बंदा लायक ही नहीं है, ये नहीं वो। आपको बता चुके हैं ऑलरेडी एग्जांपल्स। अब इंडिया इस समय फोकस करे 2047 पर, या इंडिया फोकस करे इंडिया चाइना वॉर पर? वेरी गुड यार, वेरी गुड। सीधे 2047 पे पहुंच गए। अभी क्या साल चल रहा है तुम्हें पता है? हैं? मुझे तो रंग दे बसंती में आमिर खान का डायलॉग याद आ जाता है यार। एक पैर पास्ट में, एक पैर फ्यूचर में, तो अभी क्या मूत रहे हो तुम? हैं? 2047 मतलब क्या आदमी यार। आज पर फोकस करो, आज पर, कि अभी क्या चल रहा है। 2047 जियोपॉलिटिकल एंगल में आएगा आपका, जैसे इंडिया इज पार्ट ऑफ एससीओ, ब्रिक्स। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको यूएस से देखता है कि एंटी वेस्ट है, एंटी यूएस है। अच्छा इंडिया, आप इसका पार्ट हो, तो यानी कि फिर आपको तो सजा मिलनी चाहिए। तो भाई आई एग्री विद यू कि दिस कुड बी एन अटैक ऑन ब्रिक्स, हो सकता है, ठीक है। पर आपको ये भी बता दें, इंडिया वन ऑफ द मोस्ट नॉन अलाइंड मेंबर है ब्रिक्स का। आप ये पर्टिकुलर आर्टिकल ही देख लो। ब्रिक्स नेशंस में यूएस डॉलर रिप्लेस करने के लिए इंडिया ने क्लियरली बोल दिया था कि हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जबकि वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ ब्रिक्स इज डी डॉलराइजेशन, क्योंकि चाइना, रशिया जो उसके मेन स्पीयरहेड हैं ब्रिक्स के, वो बहुत सफर कर चुके हैं इस चीज से। चाइना तो जानता ही है, मुझ पे तो हमला ही बोलने वाले हैं ये, क्योंकि उनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा कंपीट करने वाली है अमेरिका के खिलाफ। रशिया के ऊपर तो इतने सैंक्शंस ही लगा दिए थे, उनको सिर्फ सिस्टम से ही कट ऑफ कर दिया था। तो ऑफ कोर्स वो लोग चाहते हैं कि भाई हम डॉलर पे रिलाई ना करें। साथ में इलेक्शन कमीशन को भी अपने आप को और मजबूत करना पड़ेगा। अगर सवाल आ रहे हैं तो सवाल का जवाब देना विद ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन के सवालों को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए विदाउट जांच कि यार ये तो फर्जी होंगे। कारण, क्योंकि डेमोक्रेसी विश्वास पे चलती है। तो ये बात तो आपने एकदम सही बोली एंड में, जब आप पहले कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कर चुका है, एक रिपोर्ट उन्होंने जारी कर दी है। वी एग्री विद यू। हम भी यही कहना चाहते हैं कि भाई प्रॉब्लम को ऐसे रफा दफा मत करो कि कोई इशू है ही नहीं। बिकॉज अगर लोगों का ट्रस्ट ही उड़ जाएगा इलेक्शन कमीशन से, तो फिर तो बस रह लेंगे ना फिर हम डेमोक्रेसी में। अब आप आईएएस की पढ़ाई कराते हैं ना, ये फैक्ट आपके लिए। सीएसडीएस ने सर्वे में पाया है कि यूपी में 2019 में 56% ऑफ लोगों का हाई ट्रस्ट होता था इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शंस में, जो आज के डेट में 2025 में सिर्फ 31% रह गया है। ये कितना अलार्मिंग है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर ये आपको अपनी ऑडियंस को जरूर बताना चाहिए कि ऐसी अलार्मिंग चीजें हो रही है देश में। ऐसे लोग बनेंगे आईएएस? आपकी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके लोग यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे? या हो सकता है यूपीएससी के एग्जाम में ये सब पूछा ही ना जाता हो। तो एंड में कंक्लूजन क्या है? ये सब सारी चीजें डाइवर्जन टैक्टिक हैं, देश में अभी भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, पहले भी होती रही हैं, कि जो मेन मुद्दा है उससे डिस्ट्रैक्ट करना कैसे है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व रहेंगी, इसमें गोदी मीडिया तो फुली इन्वॉल्व है ही है। यही तो करता है गोदी मीडिया। कोरोना के टाइम भूल गए थूक जिहाद,
हैं। देश भर में पिछले कई दिनों से तरह तरह के जिहाद की तस्वीरें सामने आई हैं। आए दिन लव जिहाद को लेकर चर्चा होती रहती है, लेकिन लव जिहाद से आगे बात बढ़ चुकी है। अब अलग अलग तरीके से जिहाद की कोशिश हो रही है। कहीं पर दूध में थूक मिलाया जा रहा है तो कहीं पर थूक लगाकर तंदूरी रोटी बनाई जा रही है। सॉफ्ट जिहाद, हार्ड जिहाद, ये सब बताते रहते हैं आपको। रेहा चक्रवर्ती वाला केस भूल गए क्या? इन्होंने तो बोल ही दिया था कि हाँ मर्डर हुआ है, उसी ने कराया है। मैंने कहा था कि हो सकता है कि सुशांत की हत्या रिया चक्रवर्ती ने ना की हो, लेकिन रिया सुशांत की हत्या की साजिश में शामिल है। यह 100% सत्य है। कोर्ट केस में क्या निकला? ऐसा तो कुछ निकला ही नहीं ना, एकदम ही उल्टा निकला। तो भाई ये सब मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन फैलाया जाता है ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, एकदम कीचड़ उछाला जाता है, फॉर अ पर्पस उछाला जाता है। नॉट कि ये सब लोग बेवकूफ़ हैं जो आपको ये सब बता रहे हैं। ये सब लोग बहुत स्मार्ट हैं जो ये सब बता रहे हैं, अपना पर्पस पूरा फुलफिल कर रहे हैं। इसलिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट एंड K-Rated का न्यूज़लेटर भी फॉलो कर लेना इसी पर्टिकुलर रीजन के लिए। जिहाद अलग अलग हथियारों से, एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है।